भैया बहन, इससे पूर्व के वीडियो में यह चैप्टर जो हम लोग विकास पढ़ रहे हैं, इस विकास चैप्टर के ही फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि विकास क्या है, विकास के विभिन्न आयाम क्या हैं, आय और अन्य लक्ष्य किस रूप में विकास को प्रभावित करते हैं, इन बातों की चर्चा हम लोग किए हैं। अब इस वीडियो में अभी जो हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, इसमें हम लोग राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया कि विभिन्न व्यक्तियों के लिए विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं। विकास अलग अलग रूपों में लोगों को दिखते हैं, हर किसी के लिए विकास अलग अलग है। तो अगर व्यक्तियों के लिए विकास का लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकता है, तो राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य क्या हो सकते हैं, राष्ट्रीय विकास किस प्रकार से प्रभावित हो सकते हैं। अगर यह प्रश्न आपको दिया जाए कि राष्ट्रीय विकास के क्या लक्ष्य होने चाहिए, तो हो सकता है आप में बहुत सारे ऐसे भैया बहन हों, बहुत सारे ऐसे लोग हों जो कहें कि किसी राष्ट्र का विकास जो है उसकी सुरक्षा से प्रभावित होता है। जो राष्ट्र सुरक्षित है वह राष्ट्र विकसित माना जा सकता है। हो सकता है कोई इस प्रकार की बात कहे, कोई ऐसा कह सकते हैं जिस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था अच्छी है वह विकसित राष्ट्र है। तो दूसरा पॉइंट हो सकता है अर्थव्यवस्था। कुछ लोगों की राय यह भी हो सकती है कि जो राज्य शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में विकास कर चुका हो, विज्ञान के क्षेत्र में विकास कर चुका हो, वह राष्ट्र विकसित कहला सकता है। तो शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, रोजगार, अनेकानेक उदाहरण आपके सामने आ सकते हैं। और स्वाभाविक है कि जब राष्ट्रीय विकास की चर्चा करते हैं तो कोई सुरक्षा से संबंधित अपनी बात रख सकते हैं, कोई विकसित अर्थव्यवस्था को राष्ट्रीय विकास मानते हैं, कोई शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नत राष्ट्र को विकसित राष्ट्र मान सकता है, तो कोई चिकित्सा के क्षेत्र में उन्नत राष्ट्र को विकसित राष्ट्र मान सकता है, कोई विज्ञान के क्षेत्र में जो राष्ट्र डेवलप हैं उन्हें जैसे विकसित राष्ट्र मान सकता है, तो कोई रोजगार के क्षेत्र में। तो अलग अलग लोगों से अगर यह राय ली जाए तो उनकी राय भिन्न भिन्न सामने आ सकती है। तो अब है कि कैसे हम समझें कि कौन सा राष्ट्र विकसित है, कौन से ऐसे मापदंड हैं, इसकी चर्चा अगर की जाए तो इस संदर्भ में हमें यह देखना होगा कि आखिर तुलना करने का आधार क्या हो। विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए, यह एक बात सामने आ सकती है। तो इस संदर्भ में यह बताना है कि जब हम कुछ देशों को विकसित, कुछ देशों को अविकसित, कुछ देशों को विकासशील इस कैटेगरी में बांटते हैं तो उसका आधार क्या होता है, उसका आधार आय ही देखने को मिलता है। तो आय एक प्रमुख आधार है। और फिर यह भी एक प्रश्न है कि जब हम किसी की तुलना करते हैं तो तुलना करने के उद्देश्य के आधार पर उसका परिणाम निर्भर करता है। आपके पाठ्य पुस्तक में भी कुछ ऐसे उदाहरण दिए गए हैं कि तुलना उद्देश्य के आधार पर किया जाता है।
अब जैसे कि हमें यह देखना है कि हम एक क्रिकेट टीम बना रहे हैं, तो इस टीम को बनाने के लिए शैक्षणिक आधार पर हम तुलना नहीं कर सकते। हो सकता है कि एक छात्र जो है वह पढ़ाई में तो बहुत अच्छा हो, लेकिन उसकी रुचि क्रिकेट में नहीं हो। तो अब हमें क्रिकेट टीम का जब चयन करना है तो उस अधिक पढ़ाई में रुचि रखने वाले छात्र को सम्मिलित करने की आवश्यकता नहीं है। अब जब हम कोई एक क्विज करने जा रहे हैं, उसमें विषय अगर विज्ञान से संबंधित हो, विषय अगर सामाजिक विज्ञान से संबंधित हो, विषय अगर अंग्रेजी से संबंधित हो या और जो भी विषय संबंधित हो, तो जिस विषय से संबंधित वह क्विज होने वाला है, उस क्विज में, उस विषय में रुचि रखने वाले छात्र छात्राओं का चयन ज्यादा लाभकारी होगा, या कि कोई शारीरिक रूप से ज्यादा बलिष्ठ हैं, शारीरिक रूप से बहुत ही लंबे हैं, ये जो है तय करना ठीक होगा नहीं। तो क्या निश्चित करना होगा कि हम जिस लक्ष्य को लेकर के अपनी टीम का गठन कर रहे हैं, जिस लक्ष्य को लेकर के हम तुलना करने जा रहे हैं, वो हमारी प्राथमिकता होगी। तो प्राथमिकता के आधार पर यह तुलना जो किया जाएगा वह भिन्न भिन्न सामने आएगा। तो इस आधार पर सामान्यतया हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशिष्टताएं लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं। अगर हमें किसी की तुलना करनी है तो उसके किसी दो तीन जो विशेषता है। अब जैसे दो छात्र की तुलना अगर हम करने जा रहे हैं तो क्या आधार हो सकता है? हो सकता है कि उसकी लंबाई के आधार पर उसका तुलना करें कि भाई यह छात्र 6 फीट के हैं तो दूसरे छात्र जो है वह 5.5 फीट के हैं। तो यहाँ अगर हाइट जानना होगा तो इस आधार पर तुलना हो सकता है। अगर हमें शिक्षण के आधार पर तुलना करनी है तो हम यह देख सकते हैं कि एक बहन जो है वह विज्ञान के विषय में बहुत ज़्यादा रुचि रखती है, वह विज्ञान में 100% मार्क्स लाने की क्षमता रखती है, लेकिन वहीं किसी दूसरे विषय में उसकी स्थिति वनिस्पत कमजोर है। तो निर्भर ये करेगा कि हम तुलना किस चीज के लिए कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। तो अगर राष्ट्रीय विकास की चर्चा करते हैं तो राष्ट्रीय विकास के क्रम में एक प्रमुख तुलनात्मक रूप से आय को भी सामने रखा जाता है। अब यहां यह सोचने की बात है कि एक देश की वार्षिक आय जो है मान लिया जाए कि 10 लाख करोड़ रुपए है, लेकिन जस्ट उसका पड़ोसी देश जो है उस देश का राष्ट्रीय आय जो है वह 5 लाख करोड़ ही है। इस आधार पर हम किसे विकसित राष्ट्र मानेंगे? स्वाभाविक है जिस राष्ट्र के बारे में मैंने कहा कि 10 लाख करोड़ रुपए उसके यह वार्षिक आय हैं उसे मान लेंगे, लेकिन यह निर्णय जो है वह गलत होगा, क्योंकि तुलना करने के क्रम में हमें केवल आय को ही नहीं देखना होगा, हमें यह भी देखना होगा उस दोनों देश की जनसंख्या क्या है। अब जिस देश की राष्ट्रीय आय 50 लाख करोड़ रुपए है उसकी जनसंख्या 1 अरब है, और जिस देश का राष्ट्रीय आय जो है वह 40 लाख करोड़ रुपए ही है, लेकिन उसकी जनसंख्या जो है वह मात्र 50 करोड़ ही है। तो 50 करोड़ जनसंख्या वाले देश का राष्ट्रीय आय 40 लाख करोड़ है, और जो उससे ज़्यादा हैं उसकी स्थिति थोड़ी सी अलग है। तो जिस देश की जनसंख्या कम है और उस देश के लोगों को उपभोग करने के लिए, यानी कि उसका औसत आय जो है वह ज़्यादा है, वही राष्ट्र ज़्यादा विकसित माना जाएगा। एक अन्य उदाहरण के रूप में भी
आपको तालिका के माध्यम से समझाया जा रहा है। पहले यह जान लें कि औसत आय किस प्रकार से निकाले जाते हैं। तो किसी भी देश में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रकों इस तीन क्षेत्रक में प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक तीनों सम्मिलित हैं। इन तीनों क्षेत्रकों से प्राप्त आय तथा निर्यात इत्यादि से प्राप्त होने वाले कुल आय, इसे कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। और इसके पश्चात जो परिणाम सामने आता है वह औसत आय के रूप में देखा जाता है। और यही औसत आय किसी भी राष्ट्र के विकास का पैमाना होता है। अब आगे एक और उदाहरण की चर्चा करने जा रहे हैं, इसे भी आप देखेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक में इस पेज को, पेज नंबर 9 को अगर आप निकालते हैं तो दो देशों की तुलना की गई है औसत आय के संदर्भ में। तो जरा इन दो देशों की तुलना को बोर्ड पर भी हम लोग देख करके समझने का प्रयास करेंगे। जरा देखिए, दो तालिका की चर्चा है, दो देशों की तुलना की जा रही है इस तालिका में। आपके पाठ्य पुस्तक में यह दिया गया है 2007 ईस्वी का आंकड़ा है। 2007 में नागरिकों की मासिक आय रुपये में। तो दो देश की चर्चा है, ये आंकड़ा है 2007 के संबंध में। 2007 में नागरिकों की मासिक आय इधर देश का नाम दिया जा रहा है। कुछ कॉलम बनाए जा रहे हैं। देश क, कुछ भी आप उदाहरण दे सकते हैं। देश ख, एक, दो, 3, 4, 5 कॉलम मैंने इस बोर्ड पे बना दिया है। अब जरा इस कॉलम को ध्यान से आप देखेंगे और इसमें जो आंकड़ा दिए जा रहे हैं
उसे समझने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5 और इसके बाद इसका ये औसत है। देश क में पहले नागरिक की आय 9500 रुपये दी गई, दूसरे व्यक्ति की आय 10,500, तीसरे व्यक्ति की आय 9,800, चौथे आदमी की आय 10,000 और पांचवें आदमी की आय 10,200। दूसरे देश ख में पहले व्यक्ति की आय 500, दूसरे व्यक्ति की भी आय 500, तीसरे व्यक्ति की भी आय 500, चौथे व्यक्ति की भी आय 500 रुपये और पांचवें व्यक्ति की आय 48,000। तो इन दो आंकड़ों को आप देखिए, ये दो आंकड़े, इन्हें अगर आप जोड़ते हैं 9,500, 10,500, 9,800, 10,000, 10,200, तो कुल मिलाकर के अगर इसको टोटल करते हैं तो 50,000 रुपये इसका योग होता है। और इसे अगर जोड़ते हैं देश ख की आय को, तो यह भी आप देखिए जोड़ करके 500, 500, 500, 500 और 48,000, कुल मिलाकर के यह भी 50,000 रुपये होते हैं। तो यह देखिए दोनों देशों का अगर हम लोग कुल आय देखते हैं तो पाते हैं कि 50,000 रुपये ही दोनों देश में यह कुल राष्ट्रीय आय है। लेकिन अगर औसत निकालते हैं तो औसत में भी दोनों में क्या समानता है कि 5 लोगों के आय को यहाँ देखा गया है, तो 5 लोगों का औसत आय जो है इसमें वह है 10,000 रुपये। देश ख में भी 5 लोगों की आय का आंकड़ा निकाला गया है और इसे भी अगर हम लोग जोड़ते हैं तो पाते हैं कि 50,000 रुपये ही होते हैं और औसत आय इसमें भी 10,000 रुपये ही होते हैं। तो अब जरा ये ध्यान देने की बात है कि दोनों देश के लोगों की औसत आय जो है, दोनों देश की औसत आय 10,000 रुपये ही है। लेकिन अगर आपसे ये प्रश्न किया जाए, अगर आपको यह आजादी दी जाए कि आप देश क में रहना पसंद करेंगे या कि देश ख में रहना पसंद करेंगे, तो शायद आपके मन में हो रहा होगा कि हम देश क में ही रहना पसंद करेंगे। जरा सोचिए, अगर आपका जवाब देश क में ही रहना है तो ऐसा क्यों? जबकि औसत आय दोनों देशों की 10,000 रुपये ही हैं, लोगों की औसत आय। अगर यह देश की औसत आय निकालें, प्रति व्यक्ति आय निकालें, तो यह देख रहे हैं कि देश क के लोगों की भी औसत आय 10,000 है, देश ख में भी लोगों की औसत आय 10,000 है। लेकिन अधिकांश लोग यह कहेंगे कि देश क में ही रहना ज्यादा फायदेमंद है, देश क के लोगों की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी है, ज्यादा मजबूत है, औसत आय समान रहने के बावजूद भी। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जितने भी लोगों का आंकड़ा निकाला गया है, ये सभी 10,000 से मात्र 500 रुपये, अधिकतम 500 रुपये का ही डिफरेंस है। कोई 9,500 है तो कोई 10,500 है, तो दोनों में 500 रुपये 10,000 से भिन्न नजर आते हैं। एक जगह 9800 देख रहे हैं तो एक जगह 10,200 देख रहे हैं, यानी अधिकतम अंतर जो है 10,000 रुपये से
वह मात्र 500 रुपये का ही है। तो इस प्रकार से इस देश में रहने वाले जो विभिन्न लोग हैं, इनका औसत जीवन जो है, औसत लोगों की जीवन शैली जो है, जो उनकी आर्थिक स्थिति है, वह काफी मिलती जुलती है, अर्थात उनकी स्थिति बहुत ही अच्छी है। लेकिन देश ख में जिसका कि औसत आय 10,000 रुपये है, लेकिन देख रहे हैं कि इन 5 व्यक्तियों में बहुत बड़ी भिन्नता है। 4 व्यक्ति अर्थात जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग जो है वह 500 रुपये के औसत आय पर ही जीवन निर्वहन कर रहा है, जबकि एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी आय जो है वह 48,000 रुपये है। तो औसत आय बिल्कुल सही आंकड़ा प्रस्तुत कर दे ऐसा नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि औसत आय अनेकानेक बिंदुओं को क्या करता है, तो गौण कर देता है। इसी पाठ के पेज नंबर 9 में ही ये जो आंकड़ा की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इस आंकड़ा के नीचे आप देखिए कि 2 कार्टून के माध्यम से भी कुछ दृश्य दिखाए गए हैं। पहले दृश्य में दिखाया गया है कि 4 कुर्सियां लगी हुई हैं और उस पर 5 व्यक्ति बैठे हैं। मतलब कि संसाधन का थोड़ा सा अभाव है। 5वें व्यक्ति के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो वह 4 व्यक्तियों के साथ अगर एडजस्ट करके जीवन निर्वाह कर रहा है, तो उन चारों को थोड़ी थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी परेशानी झेल करके एक 5वें व्यक्ति को जो एडजस्ट किया गया, वह बड़े ही मौज के साथ रह सकता है। अर्थात इस पहले चित्र में जो लोग हैं, इनके जीवन की स्थिति जो है वह सामान्य है, ठीक ठाक है, जबकि दूसरी ओर 2 चित्र दिखाए गए हैं। एक चित्र में देख रहे हैं कि एक व्यक्ति 4 कुर्सियों को लगा करके अकेले उस पर सोया हुआ है। अर्थात जो उसकी आवश्यकता है, जो उसे उपभोग करने की स्थिति होनी चाहिए थी, उससे वह चौगुना उपयोग कर रहा है, संसाधन का वह चौगुना उपयोग कर रहा है। जबकि इसी के जस्ट बगल में दूसरी ओर देख रहे हैं कि 2 कुर्सी पर 4 व्यक्ति बैठे हैं। अर्थात जहां 4 कुर्सी की आवश्यकता थी, वहां 2 कुर्सी में 4 लोगों को एडजस्ट करना पड़ रहा है। जहां 1 कुर्सी की आवश्यकता थी, वहां 4 कुर्सी लगी हुई है। अर्थात कोई व्यक्ति अपने उपभोग से चौगुने स्तर पर उपभोग कर रहा है, अर्थात संसाधनों का एक प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, और दूसरी ओर 2 व्यक्तियों के सीट पर, अर्थात जितने संसाधन में 2 व्यक्ति का जीवन व्यतीत होना चाहिए, उसमें 4 लोग जीवन बसर कर रहे हैं। अर्थात उनके जीवन का स्तर बहुत ही चिंताजनक है, बहुत ही वह कठिनाइयों में जीवन जी रहे हैं। इस प्रकार से इस आंकड़े को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। अब इससे आगे के अंश की चर्चा फिर अगले वीडियो में। अभी इस आंकड़े को आप तैयार कर लीजिए, समझ लीजिए। धन्यवाद।